नमस्कार। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी केरल के दौरे पर हैं। सीएम ने केरल के कासरगौड़ में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केरल में विकास रुका हुआ है। केरल में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। केरल की सरकार को आतंकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। बीजेपी सुरक्षा की गारंटी देगी। केरल के लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। लव जिहाद को लेकर केरल की सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। मित्रों, लव जिहाद के बारे में यहां की न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद यहां की सरकार सोई हुई है। उसे चिंता नहीं है न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न केवल आपको समृद्धि का बल्कि प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी भी दे सकती है। यहां की वर्तमान सरकार कैसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, सबरीमाला प्रकरण उसका एक उदाहरण है। एक तरफ सबरीमाला के नाम पर जनभावनाओं का कार्य यहां की सरकार करती है और दूसरी तरफ यहां पर कुछ ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की छूट सरेआम की जाती है जो यहां के मंदिरों और चर्चों पर हमला करके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सब जानते हैं केरल जैसे स्टेट में अगर जब सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की अराजकता फैलेगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसे तत्वों के दुस्साहस बढ़ेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक रैली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में किस प्रकार की पोस्टरबाजी की थी। वे पोस्टरबाजी इस बात को साबित करती है कि उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर इस देश के लिए और केरल के प्रति किस प्रकार की है। अब हर सरकारी कार्यालयों के बाहर मुख्यमंत्री ने एक बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। इस बोर्ड पर लिखा है, यदि इस कार्यालय में आपकी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करें। मेरा कार्यालय आपकी सहायता करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद अब थाना, तहसील और सरकारी कार्यालयों के बाहर ये बोर्ड लगने भी शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते 10 फरवरी को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 के आधिकारिक प्रयोग के लिए जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि थाना एवं तहसील स्तर पर जिस भी व्यक्ति की समस्या का निस्तारण नहीं हो सका तो वो हेल्पलाइन 1076 पर कभी भी संपर्क कर सकता है। हेल्पलाइन पर मिली ऐसी शिकायतों का तत्परता से निराकरण करवाया जाएगा। कल योगी सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। डिजिटल माध्यम के जरिए पेश किए जाने वाले बजट में क्या कुछ बड़ी बातें होंगी वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे खास बात यह है कि पेपरलेस होगा इस बार का बजट। बजट में चुनावी तैयारियों की झलक भी देखने को मिल सकती है। इस बजट का आकार करीब 5.5 लाख करोड़ का हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को बजट घाटे को 3 से बढ़ाकर 5% किए जाने की छूट दिए जाने से ये उम्मीद की जा रही है प्रदेश सरकार करीब 5% घाटे का बजट प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का बजट कुल 5,13,000 करोड़ का है। राज्य सरकार के इस बजट में छात्रों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कुछ नई घोषणाएं होने की उम्मीदें भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जनता के बीच विकास का बड़ा संदेश देने का काम भी इस बजट के माध्यम से सरकार करने वाली है।
योगी सरकार अपना आखिरी बजट पेश कर रही है। इस बजट में उम्मीद है कि ये बजट किसानों के लिए होगा, छात्रों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, विकास कार्यों का संदेश देने वाला होगा, क्योंकि ये बजट चुनावी बजट होगा। लगभग ये माना जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ का ये बजट होगा और इसमें पूरी तरह से ये सरकार की कोशिश रहेगी कि एक संदेश दिया जाए, क्योंकि मिशन 2022 सामने है और उसके लिए संदेश जाए कि योगी सरकार किस तरह से बजट खर्च कर रही है लोगों के विकास कार्यों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के जो मुश्किलें हैं उसको आसान करने के लिए। इस तरह से सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे सदन में और पहली बार बजट पेपरलेस होगा। यानी कि खासियत ये है कि ई गवर्नेंस को जो योगी सरकार वादा कर रही थी वो अपना जब इस बार बजट पेश करेगी तो पेपरलेस बजट होगा। यानी कि टैबलेट पे सब विधायकों को जो दिया गया है, विधायकों को टैबलेट जो बांटा गया है उस पे बजट सबके सामने आते जाएगा। तो इस तरह से तकनीकी रूप से भी ये बजट रिच होगा और पहली बार इस तरह से बजट सदन में पेश किया जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। कालीन नगरी भदोही के विकास के लिए कई काम हो रहे हैं, फिर भी वहां के लोगों की अभी और उम्मीदें हैं। बजट पेश होने से पहले भदोही के व्यापारी सरकार तक न्यूज 18 के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं वो, आइए देखते हैं। वैश्विक स्तर पर भदोही की पहचान खूबसूरत कालीनों के निर्माण के लिए जानी जाती है। मेरे पीछे देख सकते हैं हम एक कालीन कंपनी में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके की कालीनों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो भदोही के बुनकर हैं वो किसी भी तरह की डिज़ाइन की कालीन बना सकते हैं। जो भदोही के कालीन के कारोबारी हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ कालीन के कारोबारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की उम्मीदें उनको इस बार यूपी सरकार के बजट से है। सर, क्या चाहते हैं, बजट पेश होने वाला है, किस तरह की उम्मीदें आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भदोही की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने यहाँ एक मार्ट दिया और भदोही के लिए वो काम कर रहे हैं, भदोही के लिए सोच रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, भदोही क्योंकि इतना बड़ा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, हम लोग यूपी के इतने लोगों को रोज़गार देते हैं और सब हमारे पीएफ और ESIC से जुड़े हुए हैं, तो हम यूपी सरकार से निवेदन करते हैं कि भदोही में एक स्पेसिफिक ESIC हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे हमारे लोकल लोग अब जाकर अपना इलाज वगैरह करा सकें, क्योंकि सबको ESIC का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इनको ट्रैवल करने के लिए बनारस जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, जो इनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। अभी आप बोल रही थी कि महिला बुनकरों को प्रशिक्षण के लिए, उसमें किस तरह की चीज़ें? जी हाँ, कुछ ऐसे वीविंग सेंटर्स हैं जहाँ पे खाली महिलाएं काम करती हैं अपने घर से, अपने समय से। वो जो वीविंग के लूम हैं उनके घर में ही लगे हुए हैं, तो अगर उनको एक हेल्प मिले जहाँ पे वो लोग अच्छे से अपनी शांति से काम कर सके, उनकी फैसिलिटी इंक्रीज़ कर सके, सफाई रखे, सब चीज़ का करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक फ़ीमेल के लिए अच्छा डिज़ाइन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल डिज़ाइनर्स हैं जो अभी हमारे साथ में हम आपको बता रहे हैं, जो अलग अलग जगह से आती हैं और लोग आके काम करना चाहते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उनके रहने का, उनकी सेफ्टी का, उनके सैनिटेशन का। ये सब फैसिलिटी यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। सर, उम्मीद तो हम लोगों को यही है कि सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो आगे बजट है तो उसमें जो लोकल ट्रेनों को बंद किया गया है उनको सुचारू किया जाए और वो चले, ताकि जो है वीवर का आना जाना जो है टाइमली हो सके और प्रोडक्शन टाइम से हो सके। भदोही को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया जाए, 4 लेन, हमारी तो डिमांड है कि भदोही बनारस के बीच में 4 लेन हाईवे बनना चाहिए और भदोही में एक होटल होना चाहिए जहाँ पे कि फॉरेन से बाहर आ सके, रुक सके, क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत सा अनुभव है कि जो बहुत से विदेशी ग्राहक भदोही आए और एक बार के आने के बाद दोबारा वो भदोही में रुकना, भदोही आना नहीं चाहते थे। क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से है नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो वहाँ से बंगाल से लोग यहाँ आके बसेंगे, बिहार से, झारखंड से यहाँ आके बसेंगे, तो एक ही इंडस्ट्री बहुत इंक्लूसिव हो जाएगी और एक ही जगह काफ़ी फोकस हो जाएगा पूरी इंडस्ट्री का, जिससे हमें समय मिलेगा और बढ़ाने का काम अपना। बिल्कुल, यहाँ के जो कालीन कारोबारी हैं उनको काफ़ी उम्मीदें इस बार के बजट से है, क्योंकि यूपी सरकार का ये बजट है और जिस तरह से कालीन उद्योग के लिए सरकार ने काम किया है, तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में कालीन कारोबार का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ की है। प्रतापगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा है कि सीएम योगी ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन सरकार के कुछ फैसले सही नहीं हैं। यूपी में नौकरशाही हावी है। शिवपाल यादव की योगी की तारीफ करने के बाद यूपी की सियासत भी अब गर्मा गई। हमने कहा, हमेशा कहा, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ निर्णय ठीक नहीं है। पूरे नौकरशाही हावी है, पूरी नौकरशाही हावी है। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे शरीर में जब तक खून का एक भी कतरा रहेगा, भारत की एक भी इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। भारत का डिफेंस मिनिस्टर हूं, आप यह जानना चाहेंगे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो चल रहा था उसका क्या हुआ। आप सब लोगों को जानकारी होगी। 9 राउंड्स की डायलॉग के बाद मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर एक पार्ट अब तक रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन कांग्रेस हमको बदनाम करने की कोशिश करती है। कहती है कि हमने भारत की जमीन गंवा दी। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक इस शरीर में खून है, प्राण है, भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई मां का लाल कब्जा नहीं कर सकता। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम और गैस के दाम से जनता का जीना दूभर हो गया है। पिछले 6 साल में डीजल में 820% और पेट्रोल में 258% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, लिहाजा अब जनता को राहत दी जाए। प्रयागराज दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बसवार गांव में नाविक परिवारों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हर स्तर पर उनकी मदद करेगी। बसवार गांव के नाविकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। दरअसल अवैध खनन के आरोप में 4 फरवरी को छापेमारी करने गई पुलिस टीम और ग्रामीणों की झड़प हो गई थी। आरोप है कि पुलिस वालों ने नाविकों की नाव तोड़ दी थी। पूरे समुदाय के साथ, क्योंकि अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है, तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है इस जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के लिए। इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी, क्योंकि इन पट्टों पर इनका अधिकार है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, पीएम ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में नसीहत दी है पीएम मोदी ने। कृषि कानून को लेकर जनता के बीच जाएं, सिर्फ अधिकृत प्रवक्ता को ही बोलना चाहिए, बयान बहादुर बनने से बचना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट के पास लोगों के घर बनाने का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। यहां यमुना अथॉरिटी जल्द ही छोटे प्लॉट और घर लोगों को देने वाली है। यमुना अथॉरिटी की सीईओ अरुणवीर सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बताया कि जेवर के पास किसानों की जमीन पर लोग कॉलोनी काटने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे, इसलिए अथॉरिटी ने अब ये जिम्मा खुद ही लिया है। जेवर एयरपोर्ट के पास लोगों का घर लेने का सपना अब जल्द ही पूरा होता नजर आ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट के पास जो लोग घर लेना चाहते थे, अब उनका सपना यमुना अथॉरिटी पूरा करती नजर आ रही है, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? जी हाँ, क्योंकि अभी काफ़ी छोटे प्लाटों की कमी थी और यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे थे और उनको अपने साइज़ के अनुरूप नहीं मिल पा रहे थे प्लाट, और लोगों को झूठे लोग सपने दिखा रहे थे। बहुत सारे SMS आप भी देखे होंगे, लोग आते हैं कि एयरपोर्ट के पास छोटे प्लाट उपलब्ध हैं, लोग कॉलोनी काट करके कोशिश करते हैं, रोज़ हम डिमोलिशन भी करते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए निश्चय किया गया कि हम छोटे प्लाटों की योजना ला करके ऐसे लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पहले एड्रेस करें, बाकी लोगों के एड्रेस बाद में करेंगे। तो इसलिए 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर
इन साइज़ के प्लाट्स की एक योजना 7.5 से प्लाट की योजना हम ला रहे हैं। सर, ये जो योजना है ये कब तक आ जाएगी और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? क्या प्लॉट के साथ साथ फ्लैट भी होंगे? क्या होगा पूरा जो आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, आवासीय योजना का तो पूरा काम हो चुका है और चूंकि इसका रजिस्ट्रेशन रेरा में कराया जाना ज़रूरी होता है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया है और नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे में जब जैसे ही रेरा का रजिस्ट्रेशन आएगा ये स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर BHS मकान भी दिए जा रहे हैं जिसमें कि छोटे अफोर्डेबल हाउसिंग भी हैं, मिड साइज़ भी है और 99 मीटर के भी हैं। ये थे यमुना अथॉरिटी के CEO अरुणवीर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि लोगों को घर दिलाना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना था उसको पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो लोग उस एरिया में घर नहीं खरीद पाते थे पैसों की वजह से उनको भी घर का जो सपना है अब वो पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी 12वें स्थान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है, जीवन को आसान बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने 40 लाख आवास ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी राज्य आगे है और यूपी 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाने में कामयाब रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।